तो आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस में क्या पढ़ेंगे और आगे हमें कितना पढ़ना है और साइंस ये आज बता देता हूँ। अगर हम लोग अभी तक देखें, जिस जंक्शन पे हम लोग खड़े हैं इस जंक्शन में हमें फिजिक्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना है। एक है ऑप्टिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक है ऑप्टिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। अब ऑप्टिक्स में क्या, आपने 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी तो 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में ऑप्टिक्स के दो चैप्टर्स थे। एक था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और दूसरा था ह्यूमन आई। ठीक है ना। ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर आपका ऑप्टिक्स का सिलेबस है। ठीक है, आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो दोनों चैप्टर्स कवर करेगा और आज हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसके बाद एक और चैप्टर बचा होगा हमारा इंपॉर्टेंट फिजिक्स में, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मैंने पिछले एग्जाम से पहले जस्ट करवाई था, इसलिए मैं इसको बाद में लूंगा। ठीक है, ये मैंने पिछले एग्जाम से पहले पूरा डिटेल में करवाया था। काफी दिन हमने स्पेंड किए थे इस पे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आपके दिमाग में फ्रेश होना चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट से पहले जो हमने किया था। इस बार भी करेंगे बट बाद में करेंगे, क्योंकि आई एम होपिंग कि ये आपके दिमाग में फ्रेश हो। और ये 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में एकदम स्टार्टिंग में ही होता है, तो आपने कहीं ना कहीं क्लास में भी या स्कूल में भी पढ़ लिया होगा। ये हो गया फिजिक्स। इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में अब तक हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एक ऑर्गेनिक का, एक फिजिकल का, ये इनऑर्गेनिक और फिजिकल का। अब इनऑर्गेनिक में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और एक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस चीज की सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, तीनों की। तीनों में यही सेम चैप्टर्स आते हैं और सेम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो केम में ये दोनों चैप्टर्स बचे हैं। बायो की बात करें तो बायो में बहुत कुछ बचा है एक्चुअल में, क्योंकि बायो छोटा बड़ा मिलाकर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर हम लोग बायो की बात करें, बायो में एक प्लांट्स का चैप्टर बचा है, ऑल अबाउट प्लांट्स। बॉटनी पूरा बचा हुआ है मतलब। ठीक है, एक लाइफ प्रोसेस हमारा हो गया है। एक प्लांट्स बचा हुआ है, एक किंगडम, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, किंगडम सिस्टम, एक ये चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेल्स, टिश्यूज एंड डिजीजेस। ठीक है, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट इन आवर साइंस सिलेबस एज ऑफ नाउ। ठीक है, इधर 5, इधर 2 और इधर 2, 5 2 2 मतलब 9 चैप्टर्स बचे हैं। ठीक है, और समय कितना है हमारे पास, अभी जून के 10 दिन। ठीक है, और जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, तो अराउंड 70 डेज है। 70s में से आधे कर लो, अराउंड 30 डेज के आसपास हमारे पास साइंस के लिए टाइम है। 30 डेज में 9 चैप्टर करने हैं। इसका मतलब पीछे के चैप्टर अभी आप लोगों को रिवाइज स्टार्ट कर देना है। हाँ, साइंस में इतना ही करना है। इतना कर लिया, क्वेश्चन इसी में से फंसेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन यही से फंसेगा। और जो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है वो तो है ही ना। ऑलरेडी हमने जो है इनऑर्गेनिक का पढ़ लिया है, एक फिजिकल का पढ़ लिया है। ठीक है ना, बायो में हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया है। ठीक है, वो सब भी तो है। ये बचे। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स में क्या आता है बेसिकली, व्हाट इज कवर्ड इन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन में कौन रिफ्लेक्ट करता है चीजों को, मिरर्स। तो 3 टाइप के मिरर्स होंगे, एक प्लेन मिरर होगा। ठीक है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देन और क्या होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होता है, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीजें पढ़ने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है,
और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में आते हैं लेंस। अब लेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, हमारी आंखें काम कैसे करती है, ह्यूमन आई के पार्ट्स पढ़ने हैं सारे, और उसके डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। पार्ट्स एंड डिफेक्ट, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, दैट इज ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन के, लाइट के डिस्पर्स हो जाने से रेनबो बनता है। एंड स्कैटरिंग, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो ये है सब टॉपिक्स ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में ये सारे सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, लेंस, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ह्यूमन आई, उसके पार्ट्स, उसके डिफेक्ट्स, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, ये सब आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और 12th स्टैंडर्ड के भी सिलेबस में है, ऑप्टिक्स जो है ना 12th स्टैंडर्ड में है, राइट। अब आप लोग को इसमें से कितना परसेंटेज याद है जो आपने बचपन में पढ़ रखा है एनसीईआरटी से? व्हाट परसेंट डू यू रिमेम्बर, ये बताओ मेरे को पहले। ठीक है, परसेंटेज टाइप करो। 50, 50, 40 to 50, 50, 40, ओहो, 30 to 40, 50, ओके, समझ गया। मतलब आप बता रहे हो कि सर आपको इतनी मेहनत हम पे करनी है ना, कि आपको सब कुछ याद आ जाए। तो चलिए करते हैं, इस चैप्टर को हम लोग बेसिक से ही पढ़ेंगे फिर। ठीक है, 30-40% क्या ही होता है, तो हम लोग बेसिक से ही पढ़ेंगे। यार इलेक्ट्रिसिटी खोल दिया क्या? तो अगर हम लोग लाइट की बात करें, लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जब किसी चीज के ऊपर पड़ती है, ठीक है, और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आती है, तो वो लाइट के रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों आंखों पे आने की वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे दो चीजें, या तो उस ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट हो, तो कॉल्ड एज लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, सन है। ठीक है, ये सारे क्या है? ल्यूमिनस है। इसका मतलब इनकी खुद की लाइट है, वहां से लाइट हमारे आंखों में आ रही है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है ना। लेकिन दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे हम, हमारा खुद का लाइट नहीं है, तो हम लोगों को, हम मतलब इफ वी वांट टू सी अनदर ह्यूमन बीइंग, हाउ विल वी बी एबल टू सी? जब कोई लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, वो लाइट उसके बदन से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आएगी, तब जो है वो इंसान हमें दिखेगा। इसीलिए अगर अगर हम लोग एक अंधेरे कमरे में है, ठीक है, मान लो लाइट चली गई और रात का समय है, तो दो लोग एक कमरे में होते हुए भी एक दूसरे को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारी खुद की लाइट नहीं है। तो लाइट जो है एक दूसरे के ऊपर जब पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरे के आंखों में आती है, तब हमें वो दिखता है। इसका मतलब लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, चीजों को देखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है ना। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? जिसकी खुद की लाइट होती है, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, सन हो गया, ये सब। नॉन ल्यूमिनस जैसे हम, तो ऐसे चीज को कैसे देख पाएंगे? जब लाइट उस चीज के ऊपर पड़ेगी और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आएगी, तब हमें वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? ओके। अब मेरे को बताइए कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? डज इट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल और इट डज नॉट रिक्वायर? डज नॉट रिक्वायर, ओके, डज नॉट रिक्वायर, इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। ओके, ओके,
देखो, लाइट का डुअल नेचर होता है। एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। ठीक है ना। पार्टिकल नेचर में जो डस्ट पार्टिकल्स है चारों तरफ, ठीक है ना, इसको मीडियम बनाते हुए लाइट इसके थ्रू जो है स्प्रेड होता है। ठीक है, इसको मीडियम बना के डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल्स, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, है ना, हमारा ये ह्यूमिडिटी, वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको भी एक अपना मीडियम बनाकर लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाएगी। वेव नेचर में लाइट विल गो इन अ फॉर्म ऑफ वेव लाइक दिस। ठीक है ना। सो दोनों अलग अलग नेचर है। सो पार्टिकल नेचर के हिसाब से इट रिक्वायर्स मीडियम। ठीक है, इसमें एक मीडियम की जरूरत है। वेव नेचर के जरिए जब ये लाइट हमारे धरती पे आता है सन से, ठीक है ना, जहां से सन है वहां से अगर हम लोग अर्थ को देखें तो बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, बिकॉज ऊपर जाएंगे स्पेस में, देर इज नो एटमोस्फियर ओवर देर, देर इज नो मीडियम ओवर देर, वहां पे तो वैक्यूम है। तो फिर सनलाइट अर्थ तक कैसे पहुंची? तो वेव नेचर से पहुंची। तो इसको ऐसे समझो, आपके पास बाइक है, यू डू हैव अ बाइक। ठीक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप अपनी बाइक में जा सकते हो। ठीक है ना। लेकिन आपका एक दोस्त है, ठीक है, उसका दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, रोज जो है वो जब भी उसके ऑफिस में जाता है, वो आपको जो है लिफ्ट देता है और आपको लेकर आपको जहां जाना है वहां पे छोड़ देता है, रोज होता है ऐसा। ठीक है ना। इन दैट केस व्हाई विल यू टेक योर बाइक? आपको मिल रहा है फ्री में राइड, तो चल जाएंगे उसमें। ठीक है ना। सो पार्टिकल नेचर वैसा है। पार्टिकल नेचर ऐसा है कि जिसमें ये वो बड़ा दिल वाला इंसान है कि ये उसको राइड ऑलरेडी दे ही रहा है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए हेल्प कर ही रहा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि लाइट को कुछ नहीं करना है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। वो जो है पार्टिकल के ऊपर बैठेगा और जहां पहुंचना है पहुंच जाएगा। ठीक है। बट अगर वैक्यूम आ गया, अब वहां पे इसका मतलब ये है कि एक दिन जो है वो दोस्त बीमार पड़ गया। अब आपको जो है अपने काम के लिए जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। नाउ यू डू हैव अ बाइक ना। अगर आपका दोस्त नहीं आया तो क्या हुआ? फिर भी आप मूव तो कर सकते हो अपने बाइक पे। सो उस दिन के लिए आपने बाइक को सेव करके रखा था। तो दैट इज काइंड ऑफ अ वेव नेचर। सो लाइट जनरली प्रेफर्स पार्टिकल नेचर in which it requires a medium to travel from one point to another. So dust particle, ह्यूमिडिटी के जो वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सब उसके लिए जो है मीडियम बन जाते हैं। ये उसके थ्रू प्रोपोगेट करता है और उस केस में वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करता है। ठीक है। लेकिन जैसे वैक्यूम है, ठीक है, जैसे हमारे सन से जो है अर्थ में आने के लिए उसको कोई मीडियम नहीं मिलता, उस केस में वो वेव नेचर में ट्रेवल करता है। सो यहाँ पे लाइट का डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर से आप दो फिनोमेना प्रूव कर सकते हो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हाँ, फोटॉन्स दोनों में होंगे। ठीक है, फोटॉन्स दोनों में होंगे। सो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जिसके लिए लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो पार्टिकल नेचर से प्रूफ होगा। ठीक है। आपने अभी तक ऑप्टिक्स पढ़ लिया क्या 12th में? अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपने इंटरफियरेंस डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा अब तक? ओके, तो आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन ऐसे दो फिनोमिना आप देखोगे। तो इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन आपको हल्का फुल्का बताता हूँ क्या होता है। एक स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा, एक स्क्रीन होगी इधर, और यहाँ पे जो है ऐसे स्लिट्स बने होंगे। ठीक है, और पीछे जो है हम लोग एक सोर्स ऑफ लाइट रखेंगे, सोडियम बल्ब। सोडियम बल्ब बल्ब से जो लाइट आएगी वो ऐसे वेव फॉर्म में निकलेगी। तो क्या है कि यहाँ पे दो स्लिट्स है, तो इससे जो है इस तरीके से वेव बनेंगे। ठीक है, और इससे इस तरफ से ऐसे वेव बनेंगे। कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो एक दूसरे के इसमें इंटरफियरेंस हो रहा है, इज कॉल्ड एज फिनोमेना ऑफ इंटरफियरेंस। सो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं, ये वेव नेचर में ही प्रूव होगा। ठीक है ना। सो इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये दो फिनोमेना आप लोग 12th स्टैंडर्ड के ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। ये दोनों जो है ये वेव नेचर से ही प्रूव हो सकता है, ये पार्टिकल नेचर से नहीं हो सकता। ठीक है। सो यहाँ पे दो फिनोमेना है और यहाँ पे दो फिनोमेना है, इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है ना। सो ये दोनों जो फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये भी होता है, और इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये भी होता है। तो दोनों को झुटलाया नहीं जा सकता, दोनों नेचर में होते हैं। ठीक है ना। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि दैट इज व्हाई लाइट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डुअल नेचर सब्सटेंस।
ठीक है, लाइट जो है ये डुअल नेचर में होता है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। सो दिस इज नोन एज क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। इस नेचर को बोलते हैं क्वांटम नेचर। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग दोनों को प्रूफ कर पाएंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन, एवरीथिंग वी कैन प्रूफ इफ वी कंसिडर लाइट एज अ क्वांटम नेचर। क्लियर यहां तक? ओके, सो यहाँ पे मीडियम की बात की गई है। सो मीडियम किसके लिए चाहिए? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए चाहिए। ठीक है, मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट प्रोपोगेट्स और ट्राइज टू डू सो। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कांच, कांच क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इसके थ्रू लाइट जो है आर पार चले जाएगा। एयर, वाटर, ग्लास, ये सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, इसमें आर पार चले जाता है। ट्रांसलूसेंट मीडियम, जैसे आपने बटर पेपर देखा होगा, बटर पेपर हो गया, उसके बाद ये ट्रेसिंग पेपर हो गया, ये सब ट्रांसलूसेंट होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे कांच आते हैं। ठीक है, जैसे हमारे क्लासरूम में लगा हुआ है। ठीक है, जो ग्लास है, अगर आप ग्लास के एक तरफ खड़े हो तो आपको इतना समझ में आएगा कि दूसरे तरफ एक इंसान खड़ा है, लेकिन क्लियरली दिखेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ डिजाइन वगैरह टाइप का बन रखा है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ पैटर्न बन रखा है, जिसकी वजह से आपको ये दिखेगा कि वहां पे कोई है, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि उधर कौन है। ठीक है ना, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट। जैसे बटर पेपर और ट्रेसिंग पेपर, इन सबसे दिखता है थोड़ा सा धुंधला धुंधला। ठीक है, दैट इज ट्रांसलूसेंट। ओपेक दीवार, ठीक है, जिसके थ्रू लाइट नहीं जा सकती, जैसे वुड, मेटल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मीडियम के बारे में। नाउ रे ऑफ लाइट विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इफ इट इज फॉलोइंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल थियरी। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच डू नॉट नहीं होगा यहाँ पे, रिक्वायर्स होगा, विच डू रिक्वायर मटेरियल मीडियम। ठीक है, इससे जो हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सबको जो है हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लाइट को स्टॉप कर दिया तो लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इसलिए शैडो फॉर्म होगा। लाइट विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट एंड इट विल कास्ट अ शैडो। जैसे अगर मान लो कोई स्ट्रीट लाइट जल रहा है और आप स्ट्रीट लाइट के नीचे जा रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली ये स्ट्रीट लाइट है और आप यहाँ पे हो। सो अगर आप यहाँ पे खड़े नहीं होते तो ये लाइट जो है सड़क पे आ रही होती। अब क्योंकि आप जो है सड़क और लाइट के बीच में आ गए, इसीलिए यहाँ पे आपका शैडो दिखाई देगा। ठीक है ना, सो जितना पार्ट आपने जो है लाइट का ब्लॉक कर रखा है, उतने प्लाट में लाइट नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है ना, आपके बॉडी के हिसाब से उतना लाइट उधर नहीं पहुंचेगा नीचे। ठीक है, सो दैट विल कास्ट शैडो। सो ये लाइट स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है एंड इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। वेव नेचर के हिसाब से लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। ठीक है, जैसे इसको सॉलिड, लिक्विड, गैसेस नहीं चाहिए प्रोपोगेशन करने के लिए। सो इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब जो है वेव थियरी ऑफ लाइट है। हेंस व्हेन वी कंबाइन बोथ द नेचर, it is called as quantum theory or quantum nature of light. So light has dual nature. It exhibits the property of both waves as well as particle depending upon the situation. जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से, जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपका दोस्त अवेलेबल है आपको छोड़ने के लिए, तो फालतू में क्यों अपना पेट्रोल खर्चा करोगे, बैठ जाओगे उसके साथ। ठीक है ना, लेकिन अगर वो बीमार पड़ गया, नहीं आ पा रहा है, तो फिर आप अपने एनर्जी को यूज करते हुए, अपने बाइक को यूज करते हुए चले जाओ। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट सो फार? ओके, ग्रेट। अब अगर मेरे पास एक ओपेक मीडियम है, नाउ लेट्स कंसीडर दिस टू बी ओपेक सब्सटेंस। ठीक है, सो लाइट ऐसे पड़ रही है, व्हाट विल हैपन टू दिस? आर पार जाएगा या एब्सॉर्ब हो जाएगा, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इट विल रिफ्लेक्ट। ओके, सो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस। क्या ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं। ओके, सो व्हाट विल हैपन, जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, इस पॉइंट पे जो है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है ना, जो कि परपेंडिकुलर होगा इस ओपेक मीडियम से। तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है, इसका मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे एक 90 डिग्री का ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ठीक है ना, अब नॉर्मल से
इधर एक एंगल बन रहा है, लेट्स से दिस इज 30 डिग्रीज, ठीक है। नॉर्मल से यहाँ पे एक इस तरफ एक एंगल बन रहा है, लेट्स से दिस इज 30 डिग्रीज। सो ये लाइट जो है ये दूसरी तरफ, नॉर्मल के दूसरी तरफ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, और अगर नॉर्मल से मैं इधर गिनूं तो दिस विल ऑल्सो कम टू बी 30 डिग्रीज। सो इससे हम लोग पहला लॉ ये लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर ये चीज? ओके, सो दिस इज आई एंड दिस इज आर, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला। ठीक है, और सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ होता है द द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब प्लेन का मतलब क्या है? मान लो ये कमरा है, ठीक है ना, दिस इज अ रूम, 3 डाइमेंशनल रूम। हाउ मेनी प्लेन्स आर देयर इन दिस रूम? फिलहाल इस रूम में कितने प्लेन्स है? 8। 8 कहाँ से आई? 6 ना, ये 4 दीवार और ऊपर और नीचे, तो 6 प्लेन है। सो लेट्स कंसिडर कि मैं ये वाले दीवार की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, एकदम सामने से। इफ यहाँ से अगर डोर है तो यहाँ से एकदम सामने जो वॉल दिखेगा आपको, वो दीवार की कंसिडरेशन कर रहा हूँ मैं। सो लेट्स से कि मैंने एक रे ऐसे पास की, ठीक है ना, ऐसे एक एंगल पे, तो यहाँ से जो है इसका नॉर्मल निकलेगा और ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये यही से तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर आएगी ना, और ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने अपना जो रे है वो इस दीवार पे मारा और ऊपर वाले दीवार से नीचे की डायरेक्शन में जो है इसका नॉर्मल बन रहा हो और नीचे से जो है ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कॉमन सेंस है, ठीक है ना। सो बेसिकली द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज लाई एट द सेम प्लेन, ठीक है ना। एक ही दीवार पे तीनों रे मिलेगी। ऐसे 3 अलग अलग दीवार पे 6 प्लेन है, तो 6 अलग अलग प्लेन से जो है अलग अलग चीजें नहीं निकल कर आएंगी। सब कुछ होगा तो एक ही दीवार पे होगा। जिस दीवार पे लाइट टकराई वहां से नॉर्मल निकला और वहीं से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस है, और ये क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये नहीं आएगा, ठीक है ना, ये एमसीक्यू में आने वाला सवाल नहीं है, ठीक है, ये लिखने के लिए बढ़िया है, ठीक है। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या याद रखना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम है। और दूसरा, सारे के सारे रेज इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड सेम प्लेन पे पड़ते हैं। इसका क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा फिर भी, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? इसमें आपको आई दिया होगा और आर के ऑप्शंस नीचे दिए होंगे, तो जिसके पास कंसेप्ट क्लियर है वो जो है समझ जाएगा कि ऊपर 30 है तो मुझे 30 वाले पे ही टिक मारना है, ठीक है ना। या तो घुमाकर एक और पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है ना। आपको घुमाकर एक और सवाल ऐसा पूछ सकते हैं कि मैथ से, बेसिकली मैथ्स के साथ खेलेंगे वो थोड़ा सा, आपको बोल देंगे कि अगर ये एंगल 40 डिग्रीज है, इफ दिस एंगल इज 40 डिग्रीज, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? ओके, क्योंकि ये तो देखो, ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये तो 90 है, ठीक है ना। अगर ये 90 है और यहाँ पे मैंने 40 कर लिया, तो अब इसी बात है कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 होगा। समझ आई बात? तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, राइट? ओके, तो ये तो आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, विल द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बी फॉलोड फॉर दिस टाइप ऑफ सरफेस आल्सो? जो अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, क्या वो ऐसे सरफेस में ही फॉलो होगा? यस और नो? यस। ओके, ओके। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंड दैट, कि चाहे सरफेस कैसा भी बने, सरफेस चाहे कैसा भी बने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ट्रू है, इट विल ऑलवेज होल्ड गुड। सो अब यहाँ पे ये ऐसे गिर रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा? ये कर्व्ड है ना, कर्व्ड एरिया के लिए अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब टेंजेंट के हिसाब से इसका बाइसेक्टर 90 डिग्रीज, सो इसका बाइसेक्टर 90 डिग्रीज जो है ये ऐसे बनेगा, तो ये बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये
इक्वल एंगल से जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट ऐसे कर जाएगा। आई बात समझ में? अब अगर लाइट ऐसे पड़ती यहाँ पे तो हमारा टेंजेंट इधर से बनता ऐसे, और इसका बाइसेक्टर जो है ये ऐसे आता 90 डिग्रीज का परपेंडिकुलर, और यहां से ये ऐसे जाता। ठीक है ना? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर प्लेन सरफेस? रेगुलर प्लेन सरफेस पे क्या होता है कि अगर मैं एक ऐसा लाइट रे लाऊं, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा और ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर मैं एक और रे ऐसे पास करूं, इसका नॉर्मल यहाँ से बनेगा और ये ऐसे हो जाएगा। नाउ ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इन दोनों का क्या ये पैरेलल है? आर दे पैरेलल टू ईच अदर? गिवन दैट कि इनके बीच का एंगल सेम है, इफ दिस इज ऑल्सो 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30, सो विल दिस टू लाइन बी पैरेलल? जो दोनों इंसिडेंट रे है और जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे है, क्या ये दोनों पैरेलल होंगे? यस। बट क्या इस केस में जो हमने अभी यहाँ पे देखा, इस केस में ये दोनों रिफ्लेक्टेड है और ये दोनों इंसिडेंट है, क्या ये पैरेलल एक दूसरे से? नो। तो फ्लैट सरफेस होता है तो उस पे आप जितने भी लाइंस, ठीक है, जितने भी इंसिडेंट रेज डालोगे वो सारे एक दूसरे से पैरेलल होंगे। लेकिन अगर हम लोग एक डिस्पर्स्ड रिफ्लेक्शन, इसको डिस्पर्स बोलते हैं, खड़बूड़ा सरफेस रहेगा तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड रिफ्लेक्शन। फ्लैट सरफेस पे जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन में always the rays of incident ray and the reflected ray will be parallel to each other, ठीक है, गिवन दैट दे आर एंगल ऑफ इंसिडेंसेस ऑफ सेम एंगल, सेम रेशियो। ठीक है, ये 30 है वो भी 30 है। बट अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप देखोगे तो ये दोनों सेम भी रहे, ठीक है ना, इधर का 30 डिग्रीज और इधर का 30 डिग्रीज, फिर भी ये पैरेलल नहीं हो पाएंगी क्योंकि इनके सरफेसेस ही अलग थे, तो इनके टेंजेंट अलग अलग पोजिशंस पे बने हैं। सो जैसे इनका टेंजेंट बनेगा उसके हिसाब से ये कभी पैरेलल नहीं बनेंगे। ठीक है ना? तो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस, इसमें पैरेलल रेज नहीं आएंगी। ठीक है, सो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। चलते हम लोग मिरर्स पे। सो अगर हम लोग मिरर की बात करें तो दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फीयरिकल मिरर। ठीक है, सो प्लेन मिरर। अच्छा, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? विच सब्सटेंस इज हैविंग द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस? सिल्वर। सिल्वर के ऊपर जब लाइट गिरती है तो 95% रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, लाइट जो उसके ऊपर गिरती है 5% एब्जॉर्ब करता है और बाकी पूरा 95% रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट इज वाई अगर आप सिल्वर के सामने खड़े होंगे तो आपको ऑलमोस्ट अपना जो, ऑलमोस्ट क्या, दिखने में तो पूरा ही दिख जाएगा। ठीक है, तो आप अपने आप को पूरे तरह से उस मिरर के अंदर देख पाओगे। एंड सबसे खराब रिफ्लेक्शन किसका होता है? सरफेस जो कि सबसे खराब हो, जिसके अंदर आप अपने आप को देख ही नहीं पाओगे। ब्लैक, एनीथिंग विच इज ब्लैक कलर, ब्लैक वॉल, ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना? यस। सो ब्लैक जो है, ब्लैक एब्जॉर्ब्स लाइट, एनी सब्सटेंस विच इज ब्लैक विल एब्जॉर्ब। ठीक है ना? तो ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है, एनीथिंग जो भी ब्लैक कलर का है ना, उसके ऊपर जब लाइट गिरता है तो उसको एब्जॉर्ब करता है। ये 95% रिफ्लेक्ट कर रहा था, ये जो है ब्लैक, ये 99.99% जैसे संकेत बता रहा है एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण इससे कोई भी आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है ना? सो वैसे ब्लैक कोई कलर ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर आप कलर के बैंड्स देखो तो कलर के बैंड में 7 कलर होते हैं, VIBGYOR। इनको अगर हम लोग कुछ पर्टिकुलर रेशियोज में मिला देते हैं तो इससे क्या बनता है? वाइट बनता है।
ये भी सारे एक पर्टिकुलर रेशो में मिक्स होते हैं तो व्हाइट कलर बनता है। सो ब्लैक कैसे बनता है? ब्लैक बनता है जब लाइट रिफ्लेक्ट ही ना हो। एनी सब्सटेंस विच इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द लाइट बैक इज बेसिकली ब्लैक, बिकॉज वहां से कोई चीज आई नहीं हमारी तरफ, तो हमें वो काला दिखा। ठीक है ना? तो वैसे कोई ब्लैक कलर होता ही नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ब्लैक। ब्लैक इज समथिंग विच एब्जॉर्ब्स द लाइट। ठीक है, तो हम लोग प्लेन मिरर की बात करें तो मिरर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांच लेते हैं। अब नॉर्मली एक कांच कैसा होता है? कांच होता है ट्रांसपेरेंट। तो अगर हमें उसे रिफ्लेक्टिंग बनाना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा उस कांच को एक तरीके से रिफ्लेक्ट करवाने के लिए। तो क्या करते हैं, कांच की एक तरफ जो है हम लोग पाउडर कोट लगाते हैं सिल्वर का। ठीक है ना? तो कांच की एक तरफ हम लोग पाउडर कोटिंग करते हैं, किस चीज का? सिल्वर का। और उस पाउडर को वहां पे फिक्स रखने के लिए हम लोग उसके पीछे पेंट कर देते हैं, ताकि वो पेंट के थ्रू जो है वो पाउडर कोटिंग निकल ना जाए, वो प्रोटेक्टेड रहे अंदर ही। So that is how a plain mirror or any kind of mirror is made. How? एक कांच होगा, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास। उसके एक तरफ जो है पाउडर कोटिंग कर दी जाएगी और उसको प्रिवेंट करने के लिए पीछे जो है पेंट मार दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो हम लोग सिल्वर लिखेंगे। ठीक है ना? दैट्स इट। तो ये है हमारे पास एक प्लेन मिरर। ठीक है, सो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होगा? जस्ट बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया, एंगल दिया हुआ है, आपको रिफ्लेक्शन का बताना है। फिर वो दूसरा टाइप हो गया जहां पे आपको जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, बट नॉर्मल से आपको पता है कि ये 45 होता है। तो अगर आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये वाला निकाल सकते हो। ये वाला निकालोगे उतना ही वो इस तरफ भी हो जाएगा। एक तो ये टाइप का सवाल हो गया। ठीक है ना? एक और सवाल होता है, ये अगर लेट से हमने एक प्लेन मिरर ऐसा रखा और दूसरा प्लेन मिरर ऐसा रखा, और इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, दो प्लेन मिरर है, इनके बीच का जो एंगल है ये 40 डिग्रीज है। तो इन दोनों के बीच में कितने इमेजेस हमें दिखेंगे? हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन इन बिटवीन देम? अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा कर दिया हमने, ठीक है, तो इस चीज के कितने रिफ्लेक्शन हमें मिलेंगे? बताओ। नाइन? एनीवन एल्स? कोई और उत्तर? एट? फॉर्मूला भूल गए? फॉर्मूला क्या था? -1 भी था उसमें। 360 अपॉन थीटा डिवाइड बाय एन, मतलब वही थीटा -1। ऐसा कुछ था, याद आ रहा है? ओके। तो कितने बनेंगे? 8 कैसे आया?
9 होगा ना? 9 क्या है, ऑड है या इवन है? फिर जैसे एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, दो प्लेन्स के जंक्शन पे, ठीक है, तो इवन नंबर के इमेजेस बनेंगे ही नहीं। हाँ, तो नहीं बनेंगे ना, नहीं बनते, वही तो रीजन है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो है ये जंक्शन पे खड़ा है, ठीक है, एक दीवार जो है इसके ये ऐसा है और एक दीवार ऐसा है, ठीक है, इसके बीच में क्या एंगल होगा? 90। ओके, कितने इमेजेस बनेंगे? पिटोगे तुम मुझसे अब? ये ऑड हो गया ना? हाँ, मतलब इवन हो गया ना? सो इवन पे क्या था, -1। तो फिर ये हो जाएगा 360/90 -1। दैट मीन्स ये हो जाना था 4 -1 विल गेट 3। ठीक है, ओके। अब अगर मान लो कि ऊपर का जो छत है, ठीक है, ये तो सामने के दो दीवार है ना सर, इवन इज टेकन फॉर व्हाट डिग्री ऑफ ऑब्जेक्ट? व्हाट डिग्री ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब? व्हाट डिग्री ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब? और ऑब्जेक्ट, ओके। अरे देखो, मिरर जो है वो एंगल पे लगा हुआ है ना, इवन और ऑड किसके लिए लेना? अरे नंबर नंबर ऑफ वो, जैसे अभी हमने 360/40 किया, तो इससे आंसर क्या आया था, 9 आया था ना, तो ये क्या है, ऑड है, ठीक है, नहीं एन नहीं है, रुक जाओ, ठीक है, ये 360/40 जो है आंसर क्या था, ऑड था, तो इसमें माइनस नहीं करना, ठीक है। अब इस केस में कितना आया था, 360/90, इसको करोगे तो कितना आंसर आया, 4 आ रहा है, तो इस केस में -1 करोगे तो ये 3 आएगा। ओके, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब इमेजिन कि ये जो छत है ना इसके ऊपर, ये भी एक प्लेन मिरर है, दिस इज ऑल्सो प्लेन मिरर। पहले तो अभी हमने क्वेश्चन किया कि दोनों जो हमारे वो है सामने के जो दीवार है, वो दोनों प्लेन मिरर थे, ठीक है। अब ऊपर का छत भी प्लेन मिरर है, अब कितने इमेजेस आएंगे? 4 4 7। और कोई? 7। 4। अब ध्यान से देखो, नीचे को ऑलरेडी हमारे पास 3 इमेज आ चुका है ना, नीचे जो है, छत को छोड़ दो अभी, छत को अगर मैं छोड़ दूं तो फिर इसके बीच में 90 डिग्रीज था, तो 360/90 करके अपना आंसर 4 - 1 3 आ गया था, तो 3 इमेजेस बन गए बराबर। एनी डाउट्स इन दैट? ओके।
अब ऊपर का जो मिरर है, ठीक है, ऊपर का जो मिरर है उसके लिए नीचे सबके सब ऑब्जेक्ट्स है। इमेजिन दिस, ऊपर अब जो मिरर है, पूरा का पूरा जो छत मिरर है, उसके लिए नीचे जो भी लोग हैं, वॉट एवर इज देयर बिलो, वो सबके सब ऑब्जेक्ट्स है। सो अब ये जो तीन इमेजेस आपके मिरर, ये दीवार पे आए थे, तीन इमेजेस जो दीवार पे आए थे, वो भी ऊपर के लिए, छत वाले मिरर के लिए तो ऑब्जेक्ट्स ही है ना, और आप खुद भी खड़े हो, तो आप चौथे ऑब्जेक्ट हो गए। तो ऊपर के मिरर पे, ऊपर छत वाले मिरर पे आप कितने इमेजेस दिखेंगे? ऊपर के छत पे कितने दिखेंगे? तीन तो आपके रिफ्लेक्शन के हो गए जो आपको दीवारों पे मिले थे, और एक आप खुद हो गए, तो ऊपर अब चार दिखेंगे। यस, और नीचे ऑलरेडी तीन थे, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए फिर? सात हो गए। तो नीचे तीन प्लस ऊपर चार। किसको नहीं समझ में आया वो जीरो दबा दो जल्दी से। नहीं, एक सेकेंड, जिसको नहीं समझा वो जीरो दबाओ। ओके, जिसको नहीं समझा सिर्फ वही दबाए। ओके, ड्रॉ करके देखो अब। इमेज के, सर इमेज मिरर के अंदर है ना? हाँ है, बट फिर भी छत पे दिखेगा वो। तो देखो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और ये 90 डिग्रीज है। ऊपर ऊपर वाले पे भी दिखेगा। छत पे जो है ना, छत वाला जो है ओवरलुक कर रहा है ना, नीचे वाले दीवार भी उसको देख पाएंगे। ठीक है ना? ऊपर एक जो है वो लगाओ, ठीक है, यू कैन डू दिस, एक छोटे से फ्रेम पे भी बना सकते हो इसको। एक कार्डबोर्ड ले लो, कार्डबोर्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो और ऊपर जो है एक मिरर लगाओ। यू विल बी एबल टू सी कि नीचे वाले के भी रिफ्लेक्शन ऊपर दिख रहे हैं। दीवार दिखेंगे कि नहीं? अगर मान लो ऊपर जो है छत जो है, अगर ऊपर के छत को मैं पूरा मिरर बना दूं, तो उस पर दीवार दिखेंगे कि नहीं? दीवार के रिफ्लेक्शन, या पूरे खाली दिखेंगे, या सिर्फ आपको एकदम नीचे दिखेगा? ऐसा होगा क्या? दोनों तरफ के मिरर भी, मतलब दोनों तरफ के दीवार के भी रिफ्लेक्शन उस पे आएंगे। कंसिडर कि दोनों दीवार जो है मिरर नहीं है अभी, छोड़ दो उसको। जस्ट कंसिडर कि वो पेंटेड वॉल्स है। ठीक है, तो अगर आपने ऊपर मिरर लगाया, व्हाट डू यू थिंक, ये दोनों दीवार गायब हो जाएंगे? उस मिरर पे नहीं दिखेंगे ऊपर? ऐसा नहीं होता, दिखेगा। ठीक है, तो यश एंड केयूर, मैं ये कह रहा था कि ये दोनों के बीच का जो एंगल है फिलहाल 90 डिग्रीज है। और ये फॉर्मूला तो समझ गया होगा, 360/θ-1। ठीक है, अगर ये इवन नंबर आता है तो 360/θ अपन, हाँ, ये -1 हो जाएगा। दैट मीन्स 360/90 -1। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये कट के हो जाएगा 4 - 1 = 3। इतना समझ में आ गया? ओके, क्योर, ओके। अब ऊपर जो है, ये भी एक प्लेन मिरर है। दिस इज ऑल्सो प्लेन मिरर ऊपर, विच इज ओवर लुकिंग डाउन। ठीक है ना? इसका जो मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरफ से है। ठीक है, मतलब नीचे जो इंसान खड़ा है उसका इमेज दिख सकता है ऊपर। अब इस इंसान के इधर एक इमेज दिखाई दे रही थी, ये दोनों के बीच में एक इमेज दिखाई दे रही थी, और इस पे एक इमेज दिखाई दे रही थी। तो नीचे इसके इमेज चार दिख रहे हैं अभी, मतलब ये तीन तो इमेज है और वो एक खुद भी है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे ऊपर के मिरर के लिए। तो ऊपर इन सभी के रिफ्लेक्शन आएंगे। तो ऊपर कितने रिफ्लेक्शन आएंगे? ये तीन रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन ऊपर, प्लस ये जो ओरिजिनल बंदा है इसका भी रिफ्लेक्शन ऊपर। तो ऊपर कितने बने? चार बने। नीचे कितने बने थे? तीन बने थे। तो ऊपर के चार प्लस ये तीन मिलाकर हो गए 7। क्लियर है? ओके।
ये है प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन। एक और आएगा कि मान लो आपने एक प्लेन मिरर इधर लगाया और एक और प्लेन मिरर इधर लगाया। ठीक है, एक प्लेन मिरर इधर है और इसके पैरेलल में एक प्लेन मिरर इधर है और इसके बीच में जो है एक इंसान है। ठीक है ना। तो इसके कितने रिफ्लेक्शन दिखेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है। सो जब भी दो प्लेन मिरर इस तरीके से एक दूसरे से पैरेलल लगे हो तो उसके अंदर इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। ठीक है ना, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर ऐसे बनती रहेंगी। ठीक है, कोई डाउट? लेट से कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये मान लिया L। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन मिरर इज L, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक इंसान ऐसा खड़ा हुआ। ठीक है, एक एक इंसान ऐसा खड़ा है कि वो इस पॉइंट पे है। ठीक है, यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये है L/3। दिस डिस्टेंस एट विच द पर्सन इज स्टैंडिंग इज L/3। ठीक है ना। तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, अब इसके भी अंदर दिखने वाला है यहाँ पे और इसके भी अंदर दिखने वाला है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये तो हो गया इधर का एक और इधर का एक। तो सवाल ये है कि इस साइड पे, ऑन दिस साइड, उसका जो सेकंड रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, वो कितने डिस्टेंस पे होगा। ये तो पहला रिफ्लेक्शन हो गया, तो यहाँ से डायरेक्ट आया और यहाँ से भी ये डायरेक्ट आया। तो इधर का जो सेकंड रिफ्लेक्शन होगा वो कितने दूरी पे होगा ये निकालना है। कितने को क्वेश्चन नहीं समझा? हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट गेट द क्वेश्चन? प्लस 0। चलो, सबको समझ गया तो आंसर बताओ। सर, सेकंड रिफ्लेक्शन ऑन दिस साइड। देखो, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, ये तो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन था, ये इधर इंसान खड़ा है। तो ये जितने डिस्टेंस पे इधर से है उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन दिख गया। तो इस साइड पे जो उसकी सेकंड रिफ्लेक्शन होगी, इधर तो इनफाइनाइट बनेंगे ना। तो मैं सिर्फ सेकंड वाला पूछ रहा हूँ, ये पहले के बाद दूसरा वाला कहाँ पे बनेगा। अब क्वेश्चन समझ गया बट आंसर नहीं आ रहा, कितने लोग हैं वो 0 दबा दो। ओके। अब देखो, बेसिकली
this side of the mirror which I am making red, this side of the mirror will get the second reflection from this image ना, ये इमेज का जो रिफ्लेक्शन आएगा वो उस तरफ का सेकंड रिफ्लेक्शन बनेगा, बराबर। यस। सो अभी ऑब्जेक्ट जो है वो इस साइड से कितने दूरी पे बना था, L/3 पे, क्योंकि वो इस मिरर से L/3 के डिस्टेंस पे खड़ा है तो इस तरफ भी तो L/3 ही बनेगा। सो हियर आल्सो इट शुड बी L/3। ठीक है, इसका मतलब अब ये हमारा टोटल डिस्टेंस है फॉर मेकिंग द सेकंड रिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट। ये जो है ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा ना, और इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे भी बनना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। फिर भी मुझे लगता है कुछ लोगों को नहीं समझा, जबरदस्ती बन दबा रहे हो। देखो डाउट है तो पूछ सकते हो, और ये फिजिक्स है, एंड आई रियली बिलीव कि फिजिक्स एक्चुअल में ना सामने सामने ज्यादा समझ में आता है, ये चीज को इतना टाइम नहीं लगता समझने में। ठीक है, अब उसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन छोड़ो, दैट इज एक्चुअली फॉर कंफ्यूजन। सवाल बेसिकली इतना है कि ये यहाँ से 1/3 पे खड़ा है, मतलब L/3 पे खड़ा है, तो इस तरफ भी L/3 पे इसका इमेज बनेगा। ये क्लियर है? अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। फॉर नाउ दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर मिरर। अब इस मिरर पे इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन किधर बनेगा, ये सिंपल सा सवाल है। दिस इज द ओनली सिंपल क्वेश्चन दैट वी हैव। ठीक है, कि ये अगर ऑब्जेक्ट है जो इसका इमेज था एक्चुअल में, इसका अगर हमें इस वाले मिरर पे इमेज चाहिए तो कितने डिस्टेंस पे बनेगा। नाउ व्हाट वी नो दैट द टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस इज L। इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस L है ना? यस। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उस L के बाद और L/3 पे खड़ा हुआ है, इसका मतलब इधर का L प्लस ये L/3, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा मिरर से डिस्टेंस पता चल जाएगा, L प्लस L/3 से। सो दिस विल गिव मी 3L प्लस L/3, दैट मीन्स 4L/3, बराबर। सो दिस शुड बी माई डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेस, है ना? ओके, तो बस इसका डबल करना है, तो इसी का डबल करना है ना, क्योंकि ये जितने डिस्टेंस पे खड़ा है उतने ही अंदर वो बनेगा, इतना अंदर ये बन जाएगा। ठीक है, सो कितना होगा, सो 4L/3 if multiplied by 2 should give me 8L/3। कोई मुश्किल था क्या सवाल? ऐसे ही आपको इस तरफ का भी सेकंड पूछ सकते हैं ना, ये साइड का भी तो सेकंड होगा। समझ आ रही बात? तो कितना आएगा? ये साइड यहाँ का सेकंड 16L/3। अब देखो, ये साइड पे सेकंड निकालने के लिए मेरा ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है, अगर मुझे इधर का सेकंड इमेज निकालना है
तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट बेसिकली, ये वाला है ना, और इसका डिस्टेंस इतना हो जाएगा, दिस शुड बी माय डिस्टेंस नाउ। सो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इन दोनों के बीच के तो डिस्टेंस के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो एल मानना है, तो अपने को चाहिए इधर का, और तो इधर कितना है, ये अगर L/3 पे खड़ा है तो द अदर हाफ इज 2L/3 ना, बेसिकली 2L/3 प्लस L, so this will become 2L plus 3L/3, तो 5L/3 हो जाएगा। अरे एक सेकेंड ये L होगा, एक सेकेंड सॉरी, 2L/3 प्लस ये L होगा L, सो दिस विल, हाँ सही है, सही था, 5L/3, ठीक है, तो ये 5L/3 का मुझे डबल करना है ना, सो इट शुड बी 10L/3 ना, ये 14 16 कहाँ से लाया, एक सेकेंड, कंफ्यूजन कहाँ से हो रहा है यार, देख लो इधर, फिर से साफ साफ बना रहा हूँ दूसरे साइड का बस, ठीक है, ये मिरर है, ये हमारा एल है, ठीक है, ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 2L/3 है ना, यस, अब इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे भी बना होगा 2L/3 पे, इतने ही डिस्टेंस पे ऊपर भी बना होगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसी का रिफ्लेक्शन इधर आएगा ना सेकंड, ये पहला वाला तो इसका आ चुका है, ये जो L/3 वाला है, ये L/3 इसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन आ चुका है, ये सेकंड रिफ्लेक्शन की बात हो रही है इस तरफ, ठीक है, तो फिर ये 2L/3 प्लस ये L/3 प्लस ये 2L/3, इन तीनों को ऐड करूंगा तो ही तो काम बन जाएगा, अब ये दोनों को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये टोटल L ही है, तो ये L के साथ ऊपर का 2L/3 ऐड करना है, इससे मुझे टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस मच आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, तो इतना ही अंदर इस तरफ बना होगा, डबल कर दो बस, समझे या नहीं, तो L प्लस 2L/3, तो क्या हो गया, ये हो गया 3L प्लस 2L/3, दैट इज 5L/3, एंड इसको अगर मैंने डबल कर दिया तो ये 10L/3 हो गया, ठीक है ना, ये 14 कैसे आया था, टेल मी फॉर 14, yes exactly, so first reflection of first mirror is the object for the second reflection of second mirror, and similarly the first reflection of the second mirror was the object for the second reflection of second mirror, हाँ एग्जैक्टली exactly. वही तो समझा रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली सोचो, ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब मेरे को 14 और 16 का रीजन बताओ कि कैसे आया था वो, मतलब मेरे को समझ में आएगा कि गलती आपने कहाँ की। माइक ऑन कर रहा हूँ, समवन टेल मी।
अच्छा, 8L/3 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अरे ये ठीक है, समझ गया। तो उससे तो 16 आएगा, तो 14 कैसे आया था? ठीक है, ओके, गॉट इट। अभी समझ में आया क्या करना है? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्लेन मिरर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सो एप्लीकेशन जो है प्लेन मिरर के कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। सबसे पहले तो हमने को प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज जानने हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग उसके यूजेस बता पाएंगे। तो प्लेन मिरर में सेम साइज दिखता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा, वर्चुअल एंड रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखता है, ठीक है ना। मतलब जैसे अगर हम लोग सामने जाकर खड़े हो गए तो हमारा चेहरा जो है सीधा ही दिखता है ना, उल्टा नहीं दिखता, ठीक है। तो दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद थर्ड जो है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब है लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट। ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज। अब इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसके एप्लीकेशन क्वेश्चन क्या है, बच्चों वाले मत बताना कि ड्रेसिंग रूम में रहता है, ठीक है ना, चेंजिंग रूम में रहता है, वो सब नहीं चाहिए। इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग रास्ते में देखते हैं वो है एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, उसके उसके बाद स्कूल बस को उल्टा लिखा जाता है। ऑल दिस थिंग्स यू मस्ट हैव सीन। सो दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लैटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। एम्बुलेंस और ये सब जो है ताकि गाड़ी में देखने वाला इंसान उसको लैटरली इन्वर्टेड देखे, तो उस केस में जो है इसको उल्टा लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो टुमारो विल बी डूइंग कॉनकेव एंड सबमरीन में, हाँ यस, सबमरीन में भी यूज होता है। तो सबमरीन में कैसे यूज होता है? पीछे भी उल्टा लिखते हैं क्या? नहीं, पीछे नहीं उल्टा लिखते, सिर्फ सामने उल्टा लिखते हैं। सबमरीन में कैसे यूज होता है इसका? सबमरीन में होता है कि यहाँ पे 45 एंगल बनाकर, ये जो एंगल यहाँ पे बना है ये 45 का है, और यहाँ पे भी 45 एंगल बनाकर ये दोनों को एक दूसरे के पैरेलल लगाया जाता है, दो प्लेन मिरर्स, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, इस पॉइंट पे टकराती है, इससे जो है 90 डिग्रीज ऐसे बनता है, ठीक है, मतलब इसका नॉर्मल। तो फिर ये इतने ही एंगल पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है ऐसे, ठीक है ना, इससे ऐसे सीधे नीचे, ठीक है। हाँ, और ये जो है इसका इधर ये सॉरी, इसका नॉर्मल ऐसे बनता है और ये ऐसे जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप, ठीक है। एक होता है कलाइडोस्कोप, नहीं कलाइडोस्कोप इज डिफरेंट। कलाइडोस्कोप होता है कि जिसमें ऐसे टाइप का होता है ये, ठीक है, हाँ डिजाइन वाला, जिसमें टूटे हुए बैंगल्स डालते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ पे ओपनिंग होती है, यहाँ पे क्या है कि प्लेन मिरर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि टूटे हुए बैंगल्स रखे जाते हैं, तो ये टूटे हुए बैंगल्स एग्जैक्टली वैसे ही बनेंगे, है ना, तो सिमेट्रिकल डिजाइन बन जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कलाइडोस्कोप, ठीक है। तो कलाइडोस्कोप, पेरिस्कोप, ये सारे जो है ये सब प्लेन मिरर्स को यूज करके बनते हैं। पेरिस्कोप का यूज सबमरीन वगैरह में होता है।
ठीक है ना, ताकि पानी के नीचे से ऊपर के हलचल देख पाए। एनी डाउट्स हियर? ओके, सो टुमारो विल कंटिन्यू विथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, नहीं मिरर। ठीक है, तो जितना हो पाएगा कल हम लोग उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।